हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं अंगद सिंह अवाना आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद अंगद पर। साथियों, आज की कक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज हम आर्थिक नियोजन के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ योजना आयोग के बारे में पढ़ेंगे, नीति आयोग के बारे में पढ़ेंगे, राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में पढ़ेंगे और जितनी भी सभी पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनके बारे में भी आज हम जानेंगे, समझेंगे। ठीक है। इससे पूर्व की कक्षाओं में मैंने जीडीपी, एनएनपी इनके बारे में विस्तार से बताया है। अर्थशास्त्र क्या होता है, व्यवस्था क्या होती है, अर्थव्यवस्था के प्रकार, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, इनके बारे में मैंने डिटेल से कक्षाएं बनाई हैं। 2 कक्षाएं आ चुकी हैं, तो अगर आपने वे कक्षाएं नहीं देखी हैं तो देख लीजिएगा। ठीक है। आज की कक्षा महत्वपूर्ण होने वाली है और आप सभी जानते हैं कि यूके ट्रिपल एस सी जो है 100 अंकों की परीक्षा लेता है। यूके ट्रिपल एस सी 100 अंकों की ग्रुप सी की परीक्षा लेता है और इन 100 अंकों में से 7 से 8 प्रश्न किसके आते हैं, अकेले इकोनॉमी से आते हैं। तो इकोनॉमी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। चलिए आइए आज के सभी टॉपिक्स बड़े ध्यान से समझेंगे, पढ़ेंगे इनको। ठीक है। आर्थिक नियोजन यानी इकोनॉमी प्लानिंग क्या होती है, आर्थिक नियोजन या इकोनॉमी प्लानिंग क्या होती है। जब सरकार संसाधनों का उचित उपयोग करती है, किसके लिए, देश के विकास के लिए, तो इसे आर्थिक नियोजन कहते हैं। जब सरकार प्लानिंग करती है संसाधनों का कैसे उचित उपयोग किया जाए देश के विकास के लिए, तो इसे आर्थिक नियोजन कहते हैं। ठीक है। सरकार देखती है कि किस विभाग को या किसे ज़्यादा महत्व देना है, किसे कम महत्व देना है। ये जो सरकार की प्लानिंग होती है इसे ही आर्थिक नियोजन कहते हैं। इंग्लिश में इसे ही इकोनॉमी प्लानिंग कहते हैं। ठीक है। विश्व में जो पहला नियोजन किया था यानी प्लानिंग की थी बच्चों, वह रूस द्वारा की गई थी और उस समय रूस का नाम था यूएसएसआर। ठीक है, ये यूएसएसआर ने की थी। और रूस के किस नेता ने ये आर्थिक नियोजन किया था, तो जोसेफ स्टालिन ने किया था। जोसेफ स्टालिन ने ये आर्थिक नियोजन किया था। ठीक है। भारत में जो पहला नियोजन किया था, जिक्र किया था, नियोजन नहीं, भारत में जो पहले नियोजन का जिक्र किया था वो एम विश्वेश्वरैया ने किया था। ठीक है, जिक्र इन्होंने अपनी पुस्तक में किया था। एम विश्वेश्वरैया ने अपनी पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में 1934 में जिक्र किया था आर्थिक नियोजन का कि भाई भारत में भी आर्थिक नियोजन होना चाहिए। तब देश आज़ाद नहीं हुआ था, 1934 की ये बात है। तो एम विश्वेश्वरैया ने अपनी पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, और ये पुस्तक कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है कि प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया किसकी पुस्तक है, तो एम विश्वेश्वरैया की पुस्तक है। और इसमें इन्होंने जिक्र किया था आर्थिक नियोजन का कि भारत में आर्थिक नियोजन होना चाहिए। 1938 में क्या होता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है हरिपुरा में, जिसे हरिपुरा अधिवेशन के नाम से जाना जाता है। इसमें राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। किन के द्वारा, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है, इसे छोड़ना मत बच्चों, याद कर लेना। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था और जिसके अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। राष्ट्रीय नियोजन समिति के जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे और इस समिति का गठन सुभाष चंद्र बोस द्वारा हुआ था। हरिपुरा अधिवेशन में हुआ था 1938 को। अब हम जान लेते हैं योजना आयोग के बारे में। योजना आयोग का जो गठन है वह भारत के आज़ाद होने के बाद किया गया था। ठीक है। योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन का जो गठन था वह 15 मार्च 1950 को केसी नियोगी नामक एक नेता थे, इनके द्वारा किया गया था। इनके द्वारा बनाई गई योजना को पंचवर्षीय योजना कहते हैं। योजना आयोग का कार्य क्या था, योजना आयोग का कार्य था पंचवर्षीय योजनाओं को बनाना। योजना आयोग का गठन किसके द्वारा हुआ था, केसी नियोगी के द्वारा हुआ था। इन्होंने गठन क्यों किया था योजना आयोग का, ताकि हमारे देश में आर्थिक नियोजन हो सके, यानी आर्थिक जो गतिविधि हैं उनसे संबंधित योजनाएं बनाई जा सकें। तो योजना आयोग गठन करता था किनका, पंचवर्षीय योजनाओं का। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते थे, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री चाहे जो भी हो, कोई भी हो, लाल बहादुर शास्त्री हो, मनमोहन सिंह जी हों या जवाहरलाल नेहरू हों, जो भी उस समय प्रधानमंत्री होंगे वही योजना आयोग के अध्यक्ष होते थे। ठीक है।
प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो गुलजारी लाल नंदा थे योजना आयोग के, और अंतिम उपाध्यक्ष मोंटेग सिंह अहलूवालिया थे। अंतिम क्यों? क्योंकि अब योजना आयोग समाप्त हो चुका है, उसके स्थान पर कौन आ चुका है? नीति आयोग आ चुका है। तो योजना आयोग का कार्य क्या होता था बच्चों? देश में आर्थिक योजनाएं बनाना, जिन्हें पंचवर्षीय योजनाएं कहा जाता था। पदेन अध्यक्ष पीएम होते थे, प्रधानमंत्री होते थे, ठीक है। प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे और अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? मोंटेग सिंह अहलूवालिया थे। 2014 तक क्या रहा? 2014 तक योजना आयोग ने अपना कार्य किया, अपनी सेवाएं दी। उसके बाद आ जाता है नीति आयोग, ठीक है। सरकार बदल जाती है 2014 में और श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्रधानमंत्री बन जाते हैं और इनके द्वारा योजना आयोग को समाप्त कर दिया जाता है और उसके स्थान पर नीति आयोग को लाया जाता है। NITI नीति की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये याद कर लेना, कई बार परीक्षा में आ चुकी है, एग्जाम में ये पूछी जा चुकी है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म। नीति आयोग का जो गठन हुआ था बच्चों, वह 1 जनवरी 2015 को हुआ था, ठीक है। यानी 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग लागू हुआ था। यह भारत में योजना बनाने का कार्य करता है। योजना बनाने का कार्य तो योजना आयोग भी करता था, फिर इसमें और उसमें अंतर क्या है? तो अंतर यहाँ आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। यह केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों के लिए भी नीति निर्माण करने वाले संस्थान के रूप में कार्य करता है। जो योजना आयोग था बच्चों, वह केवल केंद्र सरकार हेतु योजनाएं बनाया करता था, लेकिन नीति आयोग केंद्र सरकार के साथ साथ में राज्य सरकारों के लिए भी नीति का निर्माण करता है, ठीक है। यह केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर सलाह देता है। नीति आयोग जो है वो केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर सलाह देता है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। अभी प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। तो नीति आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं। बाद में जब कोई और प्रधानमंत्री बनेगा फिर नीति आयोग का वह अध्यक्ष होगा, ठीक है। प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया थे नीति आयोग के, और वर्तमान में है सुमन बेरी, ठीक है, सुमन बेरी हैं। वर्तमान CEO कौन है नीति आयोग के? BBR सुब्रमण्यम, ठीक है। BBR सुब्रमण्यम वर्तमान CEO हैं, ठीक है। तो वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी हैं। प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया हैं, अरविंद पनगड़िया थे, और अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी हैं वर्तमान में, क्योंकि प्रधानमंत्री ही नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। नीति आयोग का कार्य क्या होता है? नीति आयोग का कार्य होता है केंद्र व राज्य दोनों को सलाह देना, ठीक है। अब आइए राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में जान लेते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद भी अब समाप्त हो चुका है, क्योंकि योजना आयोग का ही ये एक पार्ट था। राष्ट्रीय विकास परिषद यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल NDC, इसका जो गठन था वो 6 अगस्त 1952 को किया गया था। सदस्य इसमें कौन होते हैं ये ध्यान से समझ लेना, क्योंकि परीक्षा में आता है कि भाई राष्ट्रीय विकास परिषद के कौन कौन सदस्य होते थे। प्रश्न ऐसे बनता है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य कौन नहीं होते थे? कौन नहीं होते थे, अब थे लग गया, क्योंकि अब ये नहीं है और पहले है आता था। कौन नहीं है, ठीक है। केंद्रीय मंत्री परिषद, जितने केंद्रीय मंत्री परिषद है वो सभी के सभी राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते थे। केंद्र शासित प्रदेश के जो प्रशासक थे और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, ये इसके सदस्य होते थे। किसके? राष्ट्रीय विकास परिषद के, ठीक है, यानी NDC के। इसका काम क्या होता था? काम होता था योजना आयोग द्वारा बनाया गया योजनाओं को, ठीक है, योजना आयोग द्वारा बनाई गई योजनाओं को अंतिम रूप प्रदान करना। यानी मोहर, जब योजना आयोग किसी योजनाओं को बनाता था तो अंतिम रूप से ये राष्ट्रीय विकास परिषद उसको देखता था और अंतिम मोहर यही लगाता था कि भाई ये योजनाएं होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो अंतिम रूप जो प्रदान करता था वो योजना आयोग प्रदान करता था, ठीक है। इसकी स्वीकृति के बाद ही योजनाएं देश में लागू होती थी। योजना आयोग क्या करता था? योजनाएं बना देता था, फिर जब ये स्वीकृति देता था यानी ये अपनी अंतिम मोहर लगा देता था। अगर इसे लगता था राष्ट्रीय विकास परिषद को कि नहीं इन योजनाओं में कुछ कमी है, तो ये फिर योजना आयोग को सलाह देता था और फिर सलाह के बाद जब उसमें चेंजेस आते थे, योजनाओं में कुछ बदलाव किए जाते थे, फिर ये अंतिम रूप से योजनाओं को लागू करता था, ठीक है।
नीति आयोग की अपनी समिति है जो योजना आयोग की जांच करती है। नीति आयोग की अपनी समिति है। नीति आयोग को राष्ट्रीय विकास परिषद के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसकी अपनी समिति है जो योजनाओं की जांच करती है। राष्ट्रीय विकास परिषद योजना, देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग और नीति आयोग ये सभी गैर संवैधानिक हैं, यानी संविधान में इनका कोई भी उल्लेख हमें देखने को नहीं मिलता। अच्छा, ये योजना आयोग के साथ साथ में राष्ट्रीय विकास परिषद को भी समाप्त कर दिया गया था। तो राष्ट्रीय विकास परिषद और योजना आयोग का अब कोई अस्तित्व नहीं है, बस इन्हें हमें पढ़ना है क्योंकि ये अब इतिहास बन चुका है। अभी वर्तमान में कौन है? नीति आयोग, और नीति आयोग को की अपनी समिति है जो योजनाओं की जांच करती है। ठीक है, अब हम जान लेते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना जिसको योजना आयोग ने कहीं ना कहीं बनाया था। ठीक है, और ये प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही थी? 1951 से 56 तक। कोई भी पंचवर्षीय योजना होती थी वह 5 वर्षों के लिए होती थी, इसलिए इसका नाम क्या था? पंचवर्षीय योजना था। तो इसकी शुरुआत, प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1951 को हुई थी। ठीक है, और प्राथमिकता क्या थी इसका, यानी प्रारूप क्या था? कृषि एवं सिंचाई। प्राथमिकता कृषि एवं सिंचाई को दी थी किसने? प्रथम पंचवर्षीय योजना की जो प्राथमिकता थी वह कृषि एवं सिंचाई थी। सबसे पहला, यानी सबसे ज़्यादा फोकस कृषि एवं सिंचाई पर था। और प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था, यानी मॉडल किसने तैयार किया था? तो डोमर समृद्धि मॉडल पर यह आधारित थी। डोमर ने इसका मॉडल तैयार किया था। और डोमर हालांकि ये जो मॉडल है ना, ये यूएसएसआर का मॉडल है, ये कॉपी किया गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना में। तो डोमर का इसलिए से मॉडल कहा जाता है। डोमर समृद्धि मॉडल पर आधारित थी प्रथम पंचवर्षीय योजना। शुरुआत कब हुई? 1 अप्रैल 1951 को। प्राथमिकता क्या थी? कृषि एवं सिंचाई। और मॉडल क्या था? डोमर समृद्धि मॉडल। इसमें सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर फोकस किया गया। ठीक है, 1951 से 56 के बीच सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो ग्रामीण से जुड़ा, ग्रामीण परिप्रेक्ष्य से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय प्रसार सेवा प्रारंभ की गई इसी दौरान। राष्ट्रीय प्रसार सेवा यानी रेडियो, ठीक है, आकाशवाणी की शुरुआत इसी दौरान हुई थी। ठीक है, इसके साथ ही भाखड़ा नागल परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना एवं हीराकुंड जैसी बहुउद्देश्य परियोजना। बहुउद्देश्य का अर्थ होता है जिसके बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, बिजली उत्पादन करना, सिंचाई करना। ठीक है, तो ये 3 परियोजना लाई गई थी। एक तो भाखड़ा नागल परियोजना, एक दामोदर घाटी परियोजना और एक हीराकुंड जैसी बहुउद्देश्य परियोजना इसी प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत या दौरान लाई गई थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना हम जान लेते हैं जो कि 1956 से 61 तक थी। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना का, क्योंकि देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना और 12वीं यानी जो अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, इससे सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं आज भी। ठीक है, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1 अप्रैल 1951 को। प्राथमिकता किस चीज़ को दी गई? कृषि एवं सिंचाई को। और क्योंकि प्राथमिकता सिंचाई को दी गई थी, इसलिए भाखड़ा नागल परियोजना लाई गई, इसलिए दामोदर घाटी परियोजना लाई गई और इसलिए हीराकुंड जैसी बहुउद्देशीय परियोजना लाई गई। क्योंकि इससे क्या हुआ, फिर नहरों का भी निर्माण हुआ और सिंचाई क्या थी? आसान हुई इन परियोजनाओं के कारण। तो प्राथमिकता दी गई थी कृषि एवं सिंचाई को। मॉडल था डोमर समृद्धि मॉडल। और इसी के दौरान सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई। राष्ट्रीय प्रसार सेवा इसी दौरान प्रारंभ की गई और भाखड़ा नागल परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुंड जैसी बहुउद्देशीय परियोजना इसी दौरान लाई गई। अब चलिए देखते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना को। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 यानी 1956 से 61 तक रही और शुरुआत इसकी 1956 में हुई थी। प्राथमिकता किस चीज़ को दी गई? आधारभूत एवं भारी उद्योग का विकास करना। तो भारी उद्योग को जो है इसमें प्राथमिकता दी गई। देखिए, कृषि और सिंचाई प्रथम पंचवर्षीय योजना पर में उसमें फोकस रहा, किसमें? कृषि और सिंचाई में। लेकिन द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अब हमें उद्योग की ओर भी तो बढ़ना होगा, इसलिए भारी उद्योग का विकास एवं आधारभूत एवं भारी उद्योग का विकास प्राथमिकता है। मॉडल क्या था? पीसी महालनोबिस मॉडल था। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल था वो पीसी महालनोबिस था और इस योजना के तहत राउरकेला, भिलाई एवं दुर्गापुर
इस्पात कारखाना की स्थापना की गई तथा इंटीग्रल कोच फैक्ट्री एवं चित्तरंजन लोकोमोटिव की भी स्थापना की गई। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में क्या बनते थे, रेल के जो डब्बे वगैरह होते थे वह बनते थे, और चित्तरंजन लोकोमोटिव भी कहीं ना कहीं रेलवे से ही संबंधित था। तो राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर इस्पात कारखाना, यहाँ स्टील का निर्माण होता था और ये हमने विदेशों की सहायता से लगाया था। ठीक है, क्योंकि प्राथमिकता किस चीज़ को दी गई थी, भारी विकास को भारी उद्योग को दी गई थी, इसलिए राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर इस्पात कारखाना का स्थापना इस दौरान की गई। तृतीय पंचवर्षीय योजना देख लेते हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 तक रही और शुरुआत 1961 होती है, लेकिन इसे समाप्त होना था 1966 में, लेकिन ये बुरी तरह असफल हो जाती है क्योंकि इसी दौरान क्या होता है, भारत चीन युद्ध होता है 1962 में, भारत पाकिस्तान युद्ध होता है 1965 में, और इसी दौरान बहुत बड़ा सूखा भी पड़ता है भारत में। चलिए देखते हैं, शुरुआत 1961 को हुई और प्राथमिकता थी आत्मनिर्भर एवं स्वतः स्फूर्तिवान। ठीक है, यानी आत्मनिर्भरता होनी चाहिए भारत में, ये इसकी प्राथमिकता थी। यह योजना असफल रही क्योंकि इसी दौरान भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाक युद्ध 1965 और भीषण सूखा पड़ गया था, इसलिए यह योजना असफल रही थी। ठीक है, देखिए 3 बड़ी आपदा आई थी भारत में उस समय। चीन युद्ध हो गया था, भारत चीन युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध, फिर 2-3 साल बाद फिर भारत पाक युद्ध हो गया, भीषण सूखा इसी दौरान पड़ गया। तो भारत के पास उस समय पैसा नहीं रहा था बच्चों। ठीक है, रुपया पैसा कम हो गया था। तो 1964 में रूस के सहयोग से बोकारो में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई। देखिए इतनी आपदाओं के बाद भी भारत कुछ ना कुछ कार्य कर रहा है। 1964 में रूस के सहयोग से बोकारो में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई। IDBI बैंक की स्थापना की गई 1 जुलाई 1964 को, और 1965 में भारतीय खाद्य निगम FCI और कृषि कीमत आयोग APC की स्थापना हुई। देखिए भारतीय खाद्य निगम FCI ये क्या करता है, किसानों से अनाज लेता है, और कृषि कीमत आयोग क्या करता है, अनाज की कीमत तय करने का कार्य करता है। तो 1965 में भारतीय खाद्य निगम यानी FCI एवं कृषि कीमत आयोग APC की स्थापना हुई। IDBI बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1964 यानी 1964 को हुई, और 1964 में रूस के सहयोग से बोकारो में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना हुई। और ये सब कब हो रहा है बच्चों, तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत हो रहा है या दौरान हो रहा है। ठीक है, अब फिर योजना अवकाश लाया जाता है। ठीक है, योजना अवकाश का अर्थ क्या है, केवल 3 वर्ष के लिए एक छोटी सी योजना लाई जाएगी, पंचवर्षीय योजना नहीं लाई जाएगी। इसी समय को योजना अवकाश कहा गया। ऐसा क्यों किया गया था, लगातार 3 आपदाओं के कारण सरकार के पास पैसा नहीं रहा, पैसा कम हो गया, जिसके कारण सरकार केवल 3 वर्ष की योजना लाई, जिसे योजना अवकाश कहा जाता है। ठीक है, शुरुआत कब होती है योजना अवकाश की, तो 1 अप्रैल 1966 से 31 मार्च 1969 यानी 1969 तक यह योजना अवकाश रहता है। यह 3 साल के लिए होता है, 1967, 1968 और 1969 के लिए। ठीक है, ये 3 साल के लिए क्या लाया जाता है, योजना अवकाश लाया जाता है सरकार के द्वारा। इसी दौरान कृषि क्षेत्र पर जोर दिया गया और 1966-67 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। योजना अवकाश के दौरान ही कृषि क्षेत्र पर जोर दिया गया था और 1966-67 में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं, MS स्वामीनाथन हैं। ठीक है, और विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग हैं। ठीक है, भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन हैं और विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग हैं। ठीक है, फिर आती है बच्चों चौथी पंचवर्षीय योजना। योजना अवकाश के बाद 1969 के बाद में चौथी पंचवर्षीय योजना आती है, जिसका समय पीरियड रहता है, टाइम पीरियड रहता है 1969 से 1974 तक। और शुरुआत कब होती है, 1969 यानी 1969 को इसकी शुरुआत होती है। प्राथमिकता किस चीज़ को दी जाती है, स्थिरता के साथ आर्थिक विकास, यानी आर्थिक विकास पर यहाँ जोर दिया जाता है। स्थिरता के साथ मतलब अस्थिर विकास ना हो, स्थिरता के साथ लगातार विकास होता चले जाए, इस चीज़ को प्राथमिकता दी जाती है। मॉडल कौन सा था, DR गाडगिल मॉडल था।
ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना का। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसी दौरान भारत में एक परमाणु परीक्षण किया गया, ठीक है, APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा 1974 में। इसी में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत भी हुई। परिवार नियोजन यानी छोटा परिवार रखें, इस चीज़ की शुरुआत की गई। इसी दौरान चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान सूखा प्रवण क्षेत्र यानी DPAP की 1973-74 में शुरुआत हुई। यानी इतनी चीज़ें चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई। शुरुआत कब हुई थी? 1969 को। स्थिरता के साथ आर्थिक विकास ये प्राथमिकता थी। मॉडल क्या था? DR गाडगिल मॉडल था। इसी समय 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। राष्ट्रीयकरण का अर्थ क्या होता है? ऐसी संस्था जो प्राइवेट हैं उन्हें सरकारी बना देना, ये राष्ट्रीयकरण होता है। इसमें 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया था, यानी उन्हें सरकारी बना दिया गया था। 1974 में एक परमाणु परीक्षण इसी दौरान होता है। परमाणु परीक्षण किया था इंदिरा गांधी के दौरान। इसी में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत होती है चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। और सूखा पर्वण क्षेत्र DPAP की 1973-74 में शुरुआत होती है। आइए जानते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना के बारे में, जो कि है 1974 से 1979 तक। प्राथमिकता किस चीज़ को दी गई थी? गरीबी उन्मूलन। उन्मूलन का अर्थ होता है जड़ से समाप्त, यानी गरीबी जड़ से समाप्त के साथ साथ आत्मनिर्भरता, ठीक है, कि भाई हम आत्मनिर्भर रहे, विदेशों से हमें ज़्यादा निर्भरता ना रहे। तो गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता प्राथमिकता थी पंचवर्षीय योजना की। 1974 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत हुई। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई। आपने देखा होगा अपने उत्तराखंड में भी उत्तराखंड ग्रामीण बैंक है, तो इनकी जो शुरुआत की गई थी वो 2 अक्टूबर 1975 से की गई थी। जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, ये जो कृषक लोग हैं, किसान जो लोग हैं या ग्रामीण जो लोग हैं, उन्हें पैसा देने का कार्य करते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। 1978 में काम के बदले अनाज कार्यक्रम की भी शुरुआत की गई थी। इसके बाद क्या होता है? जनता पार्टी की सरकार आ जाती है 1978 में ही, ठीक है। पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या होता है? जनता पार्टी की सरकार आ जाती है 1978 में, और जो कांग्रेस की सरकार है वो इलेक्शन में बहुत बुरी तरीके से हार जाती है। 1978 में जनता पार्टी की सरकार आ जाती है और पांचवी पंचवर्षीय योजना को ये क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। और 1977-78 में 77-78 में छठी पंचवर्षीय योजना चालू कर देते हैं। यानी ये जो पांचवी पंचवर्षीय योजना है ना बच्चों, ये बीच में ही समाप्त कर दी जाती है 1977-78 के दौरान, ठीक है। 1977-78 के दौरान पांचवी पंचवर्षीय योजना समाप्त कर दी जाती है जनता पार्टी के दौरान, ठीक है। और छठी पंचवर्षीय योजना यहाँ से चालू कर दी जाती है। लेकिन क्या होता है, 2 वर्ष बाद ही फिर से कांग्रेस सरकार आ जाती है इलेक्शन जीत के, ठीक है। 2 साल बाद क्या आ जाती है? कांग्रेस सरकार आ जाती है। और जो ये जनता पार्टी की सरकार छठी पंचवर्षीय योजना जो इन्होंने चालू की थी, उसे हटाकर कांग्रेस सरकार क्या करती है? पुनः छठी पंचवर्षीय योजना चालू करती है 1980 से, जो 1980 से 85 तक चली। इस प्रकार छठी पंचवर्षीय योजना 2 बार चालू हुई। ये प्रश्न भी आता है कि ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो 2 बार चालू हुई थी? तो छठी पंचवर्षीय योजना है। एक बार तो ये 77-78 में चालू की गई थी, फिर 1980 में कांग्रेस की सरकार आ जाती है, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनती हैं और ये क्या करती हैं? जनता पार्टी के द्वारा जो लाई गई छठी पंचवर्षीय योजना होती है उसे समाप्त करके पुनः छठी पंचवर्षीय योजना चालू करते हैं, जिसका समय पीरियड होता है 1980 से 85। तो अब हम कांग्रेस के द्वारा लाई गई छठी पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। प्राथमिकता क्या थी? प्राथमिकता थी इसके तहत गरीबी निवारण, यानी गरीबी का निवारण करो तथा रोजगार सृजन पर बल दिया गया छठी पंचवर्षीय योजना 1980-85 के दौरान, ठीक है। ये प्राथमिकता थी कि भाई रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े और गरीबी निवारण यानी गरीबी हटे, ये छठी पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता थी। योजना आयोग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रतिदिन उपभोग गरीबी रेखा के रूप में परिभाषित किया गया। यानी योजना आयोग के तहत
जो ये छठी पंचवर्षीय योजना थी, इसके तहत क्या किया गया कि भाई अगर कोई ग्रामीण है, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में यदि कोई व्यक्ति 2400 कैलोरी ले रहा है भोजन में, यदि 2400 कैलोरी ले रहा है और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रतिदिन ले रहा है, मतलब उसका उपभोग कर रहा है, तो वह गरीबी रेखा से ऊपर होगा। गरीबी रेखा को इस रूप में माना गया। ठीक है, अब देखिए 2400 ग्रामीण में क्यों और 2100 शहरों में क्यों? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के लोग, उस समय की बात है, उस समय खेतों में कार्य करते थे, कृषि से जुड़े हुए थे, और कृषि का जो कार्य होता है बच्चों, वो ताकत का कार्य होता है। यदि शरीर के अंदर जान है तो ही आप कृषि कार्य कर पाओगे, क्योंकि उस समय हल चलाना पड़ता था। ठीक है, हल चलाना आसान काम थोड़ा ही है, ताकत का काम होता है। तो कृषि से संबंधित या ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी कार्य होते थे वो सभी के सभी ताकत के कार्य होते थे, इसलिए 2400 कैलोरी तो उन लोगों को चाहिए ही चाहिए। और शहरी क्षेत्रों में क्या होता था, आधुनिकीकरण था, मस्तिष्क के ज़्यादा कार्य करने होते थे, तो शहरों में 2100 कैलोरी प्रतिदिन और गांव में 2400 कैलोरी प्रतिदिन का जो उपभोग कर रहा है उसे गरीबी रेखा के रूप में परिभाषित किया गया था। ठीक है, 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और ये छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी। और नाबार्ड क्या करता है, ग्रामीण क्षेत्रों में पैसे वैसे देने का कार्य करता है और जो यंत्र होते हैं किसानों के उनको देने का कार्य करता है नाबार्ड। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। अब आइए देख लेते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना जो रही 1985 से 90 तक। प्राथमिकता क्या थी? आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय पर इस पंचवर्षीय योजना में बल दिया गया। ठीक है, अर्थव्यवस्था का वृद्धि दर लक्ष्य जो था वो 5% रखा गया कि हमारी जो अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर होगी वो 5% होगी, लेकिन प्राप्त हुई ज़्यादा 6%, जो कि बहुत अच्छी बात थी। ठीक है, और ये प्रश्न आ जाता है कि किस पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य से अधिक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर रही थी? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अधिक वृद्धि दर रही थी। लक्ष्य तो रखा था 5% का कि इस पंचवर्षीय योजना के दौरान 5% लक्ष्य रहेगा, लेकिन लक्ष्य ज़्यादा प्राप्त हुआ था, 6% तक प्राप्त हो गया था। इसके तहत 1988 में सेबी की स्थापना हुई थी। सेबी की फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो सेबी की स्थापना हुई थी 1988 को। 1986 में डाक विभाग में स्पीड पोस्ट व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। स्पीड पोस्ट आप जानते ही है डाक विभाग में होता है। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1986 में हुई थी। 1988 में सेबी की स्थापना हुई थी और अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर जो लक्ष्य था वो 5% था और जो वृद्धि दर प्राप्त हुई थी वो 6% प्राप्त हुई थी। प्राथमिकता थी 7वीं पंचवर्षीय योजना की आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय पर बल। आइए चलते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1992 से 97 तक रही थी। इसकी जो प्राथमिकता थी वो थी मानव संसाधन का विकास करना और मॉडल था बच्चों जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल। और इसके तहत अन्य कोई फैक्ट लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक रही थी और प्राथमिकता थी सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक समृद्धि। इसके तहत 4 क्षेत्रों पर विशेष जोर दिया गया था, जीवन स्तर पर, रोजगार सृजन पर, आत्मनिर्भरता पर और क्षेत्रीय संतुलन पर। ठीक है, क्षेत्रीय संतुलन पर। सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक समृद्धि ये प्राथमिकता थी और इसके तहत 4 क्षेत्रों पर विशेष जोर दिया गया था, जीवन स्तर पर, रोजगार सृजन पर, आत्मनिर्भरता पर, क्षेत्रीय संतुलन पर। ठीक है, आइए देख लेते हैं अब 10वीं पंचवर्षीय योजना जो 2002 से 7 तक रही थी। प्राथमिकता क्या थी? स्वरोजगार और संसाधनों का विकास करना। लक्ष्य क्या था कि प्रति वर्ष 8% GDP की वृद्धि करना है, ये लक्ष्य रखा गया था 10वीं पंचवर्षीय योजना में। 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी उस समय PM थे 2002 में। और प्राथमिकता थी स्वरोजगार और संसाधनों का विकास करना, प्रति वर्ष 8% GDP की वृद्धि करना, गरीबी को 2012 तक 26% से घटाकर 15% पर लाना था। ये कुछ लक्ष्य थे। गरीबी 2012 में हमारे देश में कितनी थी? 26% थी और लक्ष्य रखा गया था
कि भाई इन्हीं 5 वर्षों में इसे घटाकर 15% पर लाना है। साक्षरता दर को एक और लक्ष्य रखा गया था कि साक्षरता दर को 75% तक पहुंचाना है। ठीक है, तो ये 10वीं पंचवर्षीय योजना में कुछ टारगेट रखे गए थे। प्रतिवर्ष 8% जीडीपी की वृद्धि दर करना, और जो कि रही भी थी। ठीक है, 2012 तक 26% से घटाकर 15% पर गरीबी को लाना और साक्षरता दर को 75% तक पहुंचाना था। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 प्राथमिकता थी तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास, और जीडीपी वृद्धि दर था जो लक्ष्य रखा था वो 9% रखा गया था वृद्धि दर, लेकिन प्राप्त हुई थी 7.9, यानी लक्ष्य से थोड़ी कम प्राप्त हुई थी। 7.9 यानी 8 के आसपास प्राप्त हुई थी। ठीक है, अब देख लेते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 2012 से 17 तक ये रही थी, और अंतिम पंचवर्षीय योजना भी यही थी। प्राथमिकता थी तीव्रतर, संपोषणीय और अधिक समावेशी विकास। वार्षिक औसत के आधार पर जीडीपी वृद्धि दर थी 8.2%, कृषि क्षेत्र वृद्धि दर थी 4.0%, उद्योग क्षेत्रक वृद्धि दर थी 8.1%, सेवा क्षेत्रक वृद्धि दर थी 9.1%, और बचत दर जीडीपी का कितना था? बचत दर था जीडीपी का 36.2%, पूरी जीडीपी का। ठीक है, यानी अगर जीडीपी 100% है तो बचत दर था 36.2%, निवेश दर थी 38.7%। तो ये जितने बच्चों ये प्रतिशत हैं ये आपको पता होने चाहिए, बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि भाई 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जीडीपी वृद्धि दर कितनी थी। वार्षिक औसत के आधार पर 8.2% थी। कृषि क्षेत्रक वृद्धि दर कितनी थी? वार्षिक औसत के आधार पर 4% थी। उद्योग क्षेत्रक वृद्धि दर कितनी थी? 8.1% थी। सेवा क्षेत्रक वृद्धि दर कितनी थी? 9.1% थी। देखिए 3 क्षेत्रों की यहाँ बात की गई है। प्रथम क्षेत्र जिसमें कृषि आता है, द्वितीय क्षेत्र जिसमें उद्योग आता है, तृतीय क्षेत्र जिसमें सेवा क्षेत्र आता है। तो ये इनकी जीडीपी बताई गई है अलग अलग, और ये आता है कंप्लीट पूरी जीडीपी जो आई थी वो तो 8.2% थी। इसमें 4 कृषि क्षेत्र से थी, और उद्योग क्षेत्र से 8.1% से थी, सेवा क्षेत्र से 9.1% थी। यानी सेवा क्षेत्र उस समय भी ज़्यादा था और आज भी ज़्यादा है। बचत दर जीडीपी का कितना था? 36.2% तक था, और निवेश दर 38.7% था। तो बच्चों ये आज का वीडियो लेक्चर था। ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और आप पढ़ते रहिए। ठीक है, मेहनत करते रहिए। आपको ये पूरे के पूरे जो नोट्स हैं, पीडीएफ नोट्स हैं, ये आपको मिलते रहेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, आप टेलीग्राम ग्रुप में जाइए जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप पे जाइए, वहाँ दोनों को ज्वाइन कीजिए और आपको फ्री में ये पीडीएफ मिलती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।